नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई सुनील सर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान ज्योग्राफी के पार्ट नंबर 35 या पेपर नंबर 35 जो है उसी में आज आप सभी के सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, इसमें राजस्थान ज्योग्राफी के कुछ शुरुआती टॉपिक के कुछ क्वेश्चन रह गए थे जो मैंने आज इस वीडियो में डाले हैं और ये क्वेश्चन इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। बहुत से क्वेश्चन इसमें ऐसे भी हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं पढ़े होंगे। मेरी कोशिश यही रहती है कि अधिकांश क्वेश्चन वो होते हैं जो पहले किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं, या फिर दोस्तों क्या होता है, जो क्वेश्चन पहले किसी बुक में नहीं दिए हुए हों, बड़ी कठिनाई से उन क्वेश्चनों को ढूंढकर मैं उन क्वेश्चनों का एक संग्रह करके आपके लिए लेकर आया हूँ। दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहें। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। राजस्थान भारत के कुल क्षेत्रफल का है। देखिए दोस्तों, भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। यहां पूछा है कि ये जो अपना राजस्थान है ये भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है, मतलब प्रतिशत में नहीं पूछा है, एक हम बात करें एक भाग के रूप में पूछा है। किसके रूप में पूछा है? भाग के रूप में, कि वह 1/2 है या 1/10वां भाग है या 2/4वां भाग है या 2/3वां भाग है। दोस्तों, बिल्कुल आप निश्चित रहें, राजस्थान भारत के कुल क्षेत्रफल का 1/10वां भाग है। मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन? राजस्थान। ये भारत के कुल क्षेत्रफल का 1/10वां भाग, या कभी कभी प्रतिशत में पूछ लिया जाता है तो ये है 10.41%। कितना है? 10.41%। अगर ये तो बहुत बार एग्जाम में आ चुका है पहले। अगर इस तरह से आंकड़ा पूछा जाए तो राजस्थान भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है, और वैसे अगर पूछें तो लगभग ये 1/10वां भाग है। 1/10वां क्या है? भाग है राजस्थान किसका? भारत के कुल क्षेत्रफल का। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक विकिरण की लंबाई है। जैसे दोस्तों, ये जो है एक राजस्थान का मानचित्र, इस राजस्थान के मानचित्र में इसने स्पष्ट रूप से मैंने यहां क्वेश्चन में दिशाएं दी है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। ये दिशा जो है ये उत्तर पश्चिम है। ये दिशा क्या है? उत्तर पश्चिम। और ये जो दिशा है वो क्या है? दक्षिण पूर्व। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर इसके विकिरण की लंबाई, किसकी लंबाई है? इसकी विकिरण की जो लंबाई है वो कितनी है? तो दोस्तों, ये इसकी विकिरण की लंबाई है 850 किलोमीटर। किसमें दिया हुआ है? ये किलोमीटर में है, तो कितनी है? 850 किलोमीटर उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर या दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की, और लगभग इसकी लंबाई कितनी है? 850 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह मैंने यहां एक आंकड़ा और दिया है जो कितना है? 869 किलोमीटर है। राज्य की पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई, पूर्व से पश्चिम तक जो चौड़ाई है वो कितनी है? ये 869 किलोमीटर है। और अगर आपसे राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछी जाए तो दोस्तों ये कितनी है? 826 किलोमीटर है। दोस्तों, अगर 869 826 मतलब क्वेश्चन अगर इस तरह से आ जाए कि राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई का अंतर है, राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई का अंतर है, तो दोस्तों लंबाई और चौड़ाई का अंतर लगभग कितना है? 43 किलोमीटर का अंतर है। कितने किलोमीटर का है? 43 किलोमीटर का ये क्या है? अंतर है। हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप सभी के सामने है कि उत्तर पश्चिम से किधर? दक्षिण पूर्व की ओर विकिरण की लंबाई अगर देखें तो लगभग कितनी है? 850 किलोमीटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से राजस्थान के वे जिले जो अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्य दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं। दोस्तों, ये बिल्कुल आपको कंफर्म कर लेना है, क्योंकि प्रत्येक एग्जाम में राजस्थान की आकृति और विस्तार से संबंधित एग्जाम में डेफिनेट मतलब 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये निश्चित हो जाए आप कि आकृति आकार विस्तार के जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। यहाँ एक तो अंतरराष्ट्रीय पूछा है, दूसरा कौन सा पूछा है? अंतरराज्य के संबंध में पूछा है।
दोस्तों आपको पता होगा श्रीगंगानगर में यहाँ से ये पश्चिम की ओर जो सीमा है वो एक देश के साथ लगती है और वह कौन है? पाकिस्तान। जो सीमा दूसरे देश के साथ लग रही है वह सीमा कौन सी हो गई? अंतरराष्ट्रीय। बाकी जो शेष रह गई है वो सीमा कैसी है? बाकी जो शेष सीमा है ये अंतर्राज्यीय सीमा है। किस प्रकार की सीमा है? ये अंतर्राज्यीय सीमा है। अब यहाँ ये ढूंढना है कि इन समूह में से कोई दो जिले ऐसे हैं जिसको अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों प्रकार की सीमा लगती है। जैसे यहाँ पे स्थित है श्रीगंगानगर, ठीक है, और यहाँ पर स्थित है बीकानेर। उसके बाद में यहाँ जैसलमेर स्थित है और उसके बाद में यहाँ कौन है? बाड़मेर स्थित है। ठीक है, ये 4 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। देखिए गंगानगर को इधर से पाकिस्तान की सीमा, इधर से पंजाब की सीमा लगती है। एक तो पंजाब मतलब अंतर्राज्यीय सीमा हो गई, दूसरा क्या हो गई? अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगती है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ ही लगती है। तो इधर पाकिस्तान हो गया। उसके बाद बीकानेर है, तो बीकानेर को दोस्तों पाकिस्तान की तो सीमा लगती है लेकिन इधर से किसी राज्य की सीमा इसे नहीं लगती। इस तरह यहाँ पे स्थित जैसलमेर है जिसको पाकिस्तान की तो सीमा लगती है लेकिन दूसरे राज्य की सीमा नहीं लगती। लेकिन यहाँ पर स्थित जो बाड़मेर है, इस बाड़मेर को यहाँ इधर तो कौन है? पाकिस्तान की सीमा, और इधर सीमा किसकी है? गुजरात की सीमा लगती है। और यही पूछा है कि वो जिलों का समूह है जिसको अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों प्रकार की सीमा लगती है। तो एक तो यहाँ पर स्थित श्रीगंगानगर हो गया और दूसरा जो है वो एक तो यहाँ गंगानगर और दूसरा यहाँ पे स्थित कौन है? बाड़मेर। इन दोनों को अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों प्रकार की सीमा लगती है। ऑप्शन में अपन यहाँ अगर देखें तो देखिए श्रीगंगानगर और कौन है? बाड़मेर। ये दोनों ऐसे जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों प्रकार की सीमाएं लगती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अंतर्वर्ती जिला नहीं है। अंतर्वर्ती जिलों का अर्थ दोस्तों ये है, अंतर्वर्ती जिलों का अर्थ ये है कि वे जिले जिनको ना तो किसी देश की सीमा और ना ही किसी राज्य की सीमा लगती है। मतलब यहां हमें उन जिलों को छांटना है, उन जिलों को अलग करना है जिसको अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों में से किसी प्रकार की सीमा नहीं लगती। वो जिले क्या होते हैं? अंतर्वर्ती जिले होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए अगर हम देखें तो राजस्थान के ऐसे 8 जिले हैं। कैसे कितने जिले हैं? 8 जिले ऐसे हैं जो क्या है? अंतर्वर्ती है। ठीक है, उन 8 जिलों में जैसे यहां पे स्थित दोस्तों पाली है। ठीक है, पाली कैसा है? अंतर्वर्ती जिला है जिसको ना तो किसी राज्य की सीमा और ना ही किसी देश की सीमा लगती है। उसके बाद में पाली की स्थित यहां स्थित है जोधपुर। यहां पे कौन है? जोधपुर। इसको भी किसी राज्य या देश की सीमा नहीं लगती। उसके बाद में यहां पर स्थित है, इसी के निकट स्थित है कौन? नागौर स्थित है। कौन है? नागौर। तो इसको भी। उसके बाद में बात करें तो यहां पर स्थित है राजसमंद। कौन है? राजसमंद। ठीक है, इसी तरह दोस्तों हम बात करें तो राजसमंद के बाद अगर हम देखें, राजसमंद के बाद की बात करें तो दोस्तों इधर दौसा है, टोंक है, बूंदी है, अजमेर है। इन सभी जिलों को, इन सभी 8 जिलों को हम अंतर्वर्ती जिलों के रूप में शामिल करते हैं। यानी इसको ना तो किसी राज्य या ना किसी देश की सीमा इसे लगती है। ठीक है, अब यहाँ ऑप्शन में देखिए, पाली बिल्कुल बात सही है, जोधपुर बिल्कुल बात सही है, कोटा यहाँ स्थित है, अजमेर यहाँ, यानी अजमेर, जोधपुर और पाली, इन तीनों जिलों को किसी राज्य या देश की सीमा नहीं लगती। लेकिन किसको लगती है? कोटा को। कोटा यहाँ पर स्थित है। एक तरफ से इधर कौन है? मध्य प्रदेश की सीमा, और इधर भी किसकी सीमा लग रही है? मध्य प्रदेश की सीमा। कहने का मतलब कोटा अंतर्वर्ती जिला नहीं है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ क्या हो गया? कोटा हो गया। ठीक है, तो अंतर्वर्ती जिले कितने हैं? 8 हैं जो किसी राज्य या देश के साथ सीमा नहीं बनाते। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला। ठीक है, कि निम्न में से कौन सा जिला है जो सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है? तो दोस्तों वह जिला कौन है? झालावाड़ है, जो सबसे ज्यादा अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करता है। और वो भी सीमा किसके साथ लगती है? वो भी सीमा मध्य प्रदेश के साथ ही लगती है। यानी सभी, जैसे दोस्तों हम अगर राजस्थान के मानचित्र के हिसाब से अगर हम बात करें तो राजस्थान के मानचित्र में जितने भी जो जिले हैं, जो सीमाओं पर स्थित जिले हैं, अंतर्राज्यीय हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय हो, इन सीमाओं पर स्थित जिले हैं, उनमें सबसे ज्यादा जो लंबी सीमा है यहाँ किसकी लगती है? झालावाड़ की। और वो भी किसके साथ लगती है?
मध्य प्रदेश के साथ ही लगती है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पाकिस्तान की सीमा के सर्वाधिक नजदीक संभाग मुख्यालय है, कि निम्न में से वह संभाग मुख्यालय। देखिए, क्या यहां पर श्री गंगानगर संभाग है? नहीं दोस्तों, श्री गंगानगर संभाग नहीं है, तो अपना पहला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। उसके बाद में बीकानेर, जोधपुर और भरतपुर। अब सबसे ज्यादा नजदीक पूछा है किसकी सीमा को? पाकिस्तान की सीमा को। जैसे राजस्थान के मानचित्र में हम बनाए, यहां पर राजस्थान के मानचित्र में यहां पर स्थित जो संभाग मुख्यालय या संभाग जो है वो बीकानेर है। ठीक है, उसके बाद में यहां स्थित है वो कौन है? जोधपुर है, और यहां भरतपुर है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आपको इनमें से सबसे नजदीक पाकिस्तान सीमा के, पाकिस्तान के सबसे निकट कौन सा दिखाई दे रहा है? तो पाकिस्तान के सबसे निकट जो सीमा है वो कौन से संभाग मुख्यालय की है? मुख्यालय पूछा है, संभाग मुख्यालय पूछा है। हालांकि गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू हैं, ये भी किस संभाग में आते हैं? ये बीकानेर संभाग में आते हैं। लेकिन क्वेश्चन समझिए आप, संभाग मुख्यालय पूछा गया है, तो संभाग का मुख्यालय क्या है? बीकानेर है, जो पाकिस्तान सीमा के सबसे ज्यादा निकट स्थित है। ठीक है, इन्हीं ऑप्शनों में अगर दोस्तों आपसे सबसे दूर का पूछा जाए तो वह कौन है? भरतपुर है। अगर यही ऑप्शन दे दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा दूरी पर स्थित संभाग मुख्यालय, तो सबसे दूरी पर यहां स्थित कौन है? भरतपुर सबसे ज्यादा दूरी पर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजस्थान की संभागीय व्यवस्था पुनः प्रारंभ हुई। नीचे कुछ तिथियां और कुछ वर्ष दिए हुए हैं, उनमें अपने को स्पष्ट करना है कि राज्य में संभागीय व्यवस्था पुनः कब प्रारंभ हुई। इसका मतलब दोस्तों हमें जानने की आवश्यकता है कि सबसे पहले राजस्थान में संभागीय व्यवस्था शुरू कब हुई? शुरू कब हुई? ये पुनः का तो मतलब दोबारा है, बाद में दोबारा कब शुरू हुई, लेकिन एक बार हम शुरुआत की देखते हैं कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था शुरू कब हुई थी। तो दोस्तों राजस्थान में संभागीय व्यवस्था जो है वो शुरू हुई थी 30 मार्च 1949 को। 30 मार्च 1949 को राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआतें हुई। एक क्वेश्चन तो आपका यहां ही स्पष्ट हो गया। अगर क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब होती है, तो 30 मार्च 1949 को। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि 1 नवंबर 1956 को राज्य में कितने संभाग बन गए थे? 5। कितने संभाग बन गए थे? राज्य में 5 संभागों का गठन हो चुका था। कब तक? 1 नवंबर 1956 तक। ठीक है, अब वो 5 कौन कौन थे? तो दोस्तों उनमें 5 में एक तो जोधपुर था, उसके बाद में दूसरा जयपुर था, कोटा था, उदयपुर था। ठीक है, और बीकानेर। ये सभी जो है ये 5 संभाग कब बन गए थे? 1 नवंबर 1956 को बन गए थे। ठीक है, लेकिन क्या होता है दोस्तों 1962 में मुख्यमंत्री बने मोहनलाल सुखाड़िया। कौन बने? मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया सरकार ने सन 1962 में संभागीय व्यवस्था को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। संभागीय व्यवस्था को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया गया था। लेकिन अब समाप्त हो गया ना, तो अब दोबारा कब शुरू हुई? इसलिए क्वेश्चन यहां बना हुआ है पुनः प्रारंभ कब हुई। तो ये पुनः प्रारंभ होती है 26 जनवरी 1987 को। 26 जनवरी 1987 को सरकार के यहां मुख्यमंत्री बनते हैं कौन? श्री हरिदेव जोशी। कौन बनते हैं? श्री हरिदेव जोशी जो है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री बनते हैं, और उन्होंने राजस्थान में पुनः कौन सी व्यवस्था? संभागीय व्यवस्था की शुरुआतें कर दी थी। देखिए यहां 2-3 क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक तो है कि राज्य में संभागीय व्यवस्था कब शुरू हुई, तो 30 मार्च 1949 को। उसके बाद में राज्य की किस सरकार ने संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया? तो मोहनलाल सुखाड़िया सरकार ने इसे क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। दूसरा क्वेश्चन कि संभागीय व्यवस्था को समाप्त कब किया गया? तो कब किया गया? 1962 में। और उसके बाद में अपना क्वेश्चन है कि ये दोबारा कब शुरू हुई, पुनः कब शुरू हुई? तो कब हुई? 26 जनवरी 1987 को। उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? तो कौन थे? श्री हरिदेव जोशी उस समय राजस्थान के क्या थे? मुख्यमंत्री बने। ठीक है, उसके बाद संभागीय व्यवस्था शुरू हुई और अजमेर को छठा संभाग बनाया। अजमेर को कौन सा संभाग बनाया? छठा संभाग बनाया। और उसके बाद में वर्तमान में राजस्थान में 7 संभाग हैं, और 4 जून 2005 को भरतपुर को नए संभाग के रूप में गठित कर दिया गया। ठीक है, मतलब अगर क्वेश्चन आ जाए कि भरतपुर संभाग 7वां संभाग जो है वो कब बना, तो 4 जून 2005 को 7वें संभाग के रूप में गठन कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है,
धौलपुर राज्य के 27वें जिले के रूप में निम्न में से कब गठित हुआ। देखिए एक क्वेश्चन तो यहां आपके क्वेश्चन में छिपा हुआ है, दिख रहा है हम सबको कि धौलपुर राज्य का कौन सा जिला है, तो 27वां जिला है। कौन सा जिला है, 27वां। अब हमारे सामने कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से हमें देखना है कि धौलपुर जिले का गठन कब हुआ। अगर सीधा क्वेश्चन आ जाए कि धौलपुर जिले का गठन कब हुआ है, तो धौलपुर जिले का गठन हुआ है 15 अप्रैल 1982 को। 15 अप्रैल 1982 को राज्य के 27वें जिले के रूप में धौलपुर को मान्यता मिल गई। ठीक है। इसी तरह दोस्तों हम बात करें कि 10 अप्रैल 1991 को, कब है, 10 अप्रैल 1991 को 28वें जिले के रूप में, कौन से जिले के रूप में, 28वें जिले के रूप में कौन बना, दौसा बना। 29वें जिले के रूप में कौन बना, 12। 29वें के रूप में कौन बना, 12। और 30वें जिले के रूप में राजसमंद का गठन किया गया, कब, 10 अप्रैल 1991 को। ठीक है। इसी तरह 12 जुलाई 1994 जो है, इस समय 31वें जिले के रूप में, कौन सी संख्या के हिसाब से, कब, 15 अप्रैल नहीं, यहां 12 जुलाई 1994 को 31वें जिले के रूप में, 31वें जिले के रूप में हनुमानगढ़ का क्या हुआ, गठन हुआ। हनुमानगढ़ 31वां जिला बना है। ठीक है। और 19 जुलाई 1997 को 32वें जिले के रूप में करौली जिले का गठन किया गया। मतलब दोस्तों मैंने यहां पर एक ही क्वेश्चन में इस तरह के ऑप्शन बनाए हैं ताकि आपके बहुत से जिलों की तिथियां और समय जो है वो और संख्या के हिसाब से सभी क्वेश्चन आपकी हल हो जाएं। आपको एक काम करना दोस्तों, साथ साथ में आपको अपनी नोटबुक को साथ में रखना है और इनको लिखते जाना है। ठीक है। एक बार पुनः बता रहा हूं कि धौलपुर राज्य के 27वें जिले के रूप में 15 अप्रैल 1982 को गठन किया गया। ठीक है। लेकिन 10 अप्रैल 1991 को 28वें जिले के रूप में कौन बना, दौसा। 29वें जिले के रूप में कौन बना, 12। और 30वें जिले के रूप में कौन बना, राजसमंद। ठीक है। 12 जुलाई 1994 को, 12 जुलाई 1994 के रूप में दोस्तों हनुमानगढ़ जिले का गठन हुआ। और कौन से जिले के रूप में, 31वें जिले के रूप में। और 19 जुलाई 1997 को करौली जिले का गठन हुआ और वह राज्य का कौन सा था, 32वें जिले के रूप में इसका गठन किया गया। ठीक है। और 33वें जिले के रूप में 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ को राज्य का 33वां जिला घोषित किया गया। चलो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे कम क्षेत्रफल वाला संभाग है। कि आपके सामने ये जो संभाग मुख्यालय, जैसे उदयपुर भी एक संभाग है, जोधपुर भी क्या है, एक संभाग, कोटा भी है और भरतपुर भी है। ठीक है। संभाग कितने हैं, कौन से संभाग का कब गठन हुआ, मैंने आपको पहले जानकारी दे दी है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन हमारा ये है कि सबसे कम क्षेत्रफल, मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है। तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे जो छोटा संभाग है वो कौन है, भरतपुर है। कौन है, भरतपुर जो है वो सबसे छोटा है। और भरतपुर संभाग का गठन कब हुआ, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, 4 जून 2005 को भरतपुर 7वें संभाग के रूप में राजस्थान में गठित होता है। ठीक है। उदयपुर के संबंध में अगर क्वेश्चन आए तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग है। ठीक है। और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के प्रतिशत वाला संभाग भी कौन है, उदयपुर है। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जोधपुर सबसे बड़ा संभाग, अगर एग्जाम में सबसे छोटा भरतपुर है तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल में कौन है, जोधपुर संभाग सबसे बड़ा है। ठीक है। और कोटा संभाग की दोस्तों बात करें तो सबसे कम जनसंख्या वाला संभाग और सबसे ज्यादा नदियों वाला संभाग जो वो कौन है, कोटा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सबसे कम जनघनत्व वाला संभाग है। देखिए संभागों संबंधित मैंने क्वेश्चन और तैयार किया यहाँ पर कि इनमें से कौन सा संभाग ऐसा है जिसमें सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। जन घनत्व का अर्थ होता है जनसंख्या घनत्व, मतलब प्रत्येक एक इकाई वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं, जन घनत्व कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इन सभी ऑप्शनों में जोधपुर संभाग ऐसा है जिसमें सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो संभाग है वो कौन है, जोधपुर है। और जोधपुर संभाग में सबसे कम जनसंख्या निवास करती है, इसी वजह से सबसे कम जनघनत्व वाला संभाग कौन हो गया, जोधपुर हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राज्य का मयूराकार आकृति वाला जिला है। देखिए मैंने यहाँ कुछ क्वेश्चन दोस्तों लिए हैं
आकृति से संबंधित क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चन है? आकृति से। मयूराकार वाला कि निम्न में से वह जिला कौन है जिसकी आकृति मयूर के आकार की जैसी है। तो दोस्तों मयूराकार जो जिला है वो कौन है? जोधपुर है। कौन है? जोधपुर की आकृति अगर आप राजस्थान के मानचित्र में देखें तो आपको मयूर के आकार की दिखाई देती है। वैसे दोस्तों जोधपुर को मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसे सूर्य नगरी के नाम से भी जाना जाता है और इसे मरु प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। मतलब अगर क्वेश्चन आ जाए कि मरुस्थल का प्रवेश द्वार कौन है, तो मरुस्थल का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहा जाता है, सूर्य नगरी के नाम से जोधपुर को जाना जाता है और मरु प्रदेश के नाम से किसी जोधपुर जिले को जाना जाता है। ठीक है। इसी तरह दोस्तों हम बात करें तो और जिलों की कुछ आकृतियां भी इनमें से हो सकती है। जैसे दौसा जो जिला है, दौसा की जो आकृति है दोस्तों वो धनुष की आकार की है, मतलब धनुषाकार आकृति वाला जिला। तो धनुषाकार आकृति वाला जिला कौन है? तो वो कौन है? दौसा है। वो कौन है? दौसा है। बाकी जो ऑप्शन है उसमें से किसी की आकृति के संबंध में इतनी जानकारियां नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से राज्य के किस क्षेत्र को मांड के नाम से जाना जाता है? मतलब मांड प्रदेश के नाम से निम्न में से किसे जाना जाता है या किसे पहचाना जाता है? मांड गायकी दोस्तों आपने नाम सुना होगा, मांड गायकी के रूप में। ठीक है। तो देखिए कौन सा क्षेत्र है? जैसलमेर के आसपास का क्षेत्र। दोस्तों जैसलमेर के आसपास के क्षेत्र में एक जनजाति हम या जाति रहती है, एक जाति है। उस जाति कौन सी है? मांड जाति है। जैसलमेर के आसपास के क्षेत्रों में मांड जाति के निवास के कारण इसे कौन से प्रदेश के नाम से, मांड प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर तो हमें यहां मिल गया है। ठीक है दोस्तों, आपने सुना होगा कि मांड जाति के लोगों द्वारा विकसित गायन शैली मांड गायन शैली के नाम से प्रसिद्ध है। कि मांड जो जाति है ये गायन की एक शैली है और उसी शैली का नाम ही क्या रख दिया गया? मांड गायन शैली। ठीक है। आपने नाम सुना होगा मांगी बाई जो है, ये मांगी बाई जो है ये प्रसिद्ध मांड गायिका है। मांगी बाई क्या है? ये प्रसिद्ध मांड गायिका है। इसी तरह दोस्तों अगर हम बात करें बांसवाड़ा डूंगरपुर प्रतापगढ़ के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों बांसवाड़ा डूंगरपुर और प्रतापगढ़ के क्षेत्र को के आसपास के मध्य के क्षेत्र को कहा जाता है वागड़। क्या कहा जाता है? वागड़। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि वागड़ है तो बांसवाड़ा डूंगरपुर और प्रतापगढ़। माही नदी के आसपास के क्षेत्र को कांठल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कांठल। और अलवर जिले के मुंडावर बहरोड और दोस्तों बात करें तो बानूसर। अलवर जिले का एक तो मुंडावर, एक बहरोड और दूसरा कौन है? बानूसर। इस क्षेत्र को दोस्तों राठ के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? राठ के नाम से इनको जाना जाता है। तो अलवर जिले के मुंडावर, बहरोड और बानूसर को राठ कहा जाता है। माही नदी के आसपास के क्षेत्र को कांठल कहा जाता है। बांसवाड़ा डूंगरपुर प्रतापगढ़ के क्षेत्र को वागड़ और जैसलमेर के आसपास के क्षेत्रों में मांड जाति के लोग रहते हैं, इसलिए इसे कौन से प्रदेश के रूप में पहचान मिली? मांड प्रदेश के रूप में इसे पहचान दी गई। मांड एक गायन की शैली है और मांगी बाई जो है वो प्रसिद्ध मांड गायिका के रूप में जानी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है श्री गंगानगर का दक्षिणी भाग। मान लीजिए ये गंगानगर जिला है तो इसका दक्षिणी भाग इसी से लगता हुआ है बीकानेर। इसी से लगता हुआ कौन है? बीकानेर। ठीक है। तो बीकानेर और यहां लगता हुआ हनुमानगढ़ के बाद यहां चूरू का क्षेत्र है तो चूरू और यहां पर कौन? नागौर। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन देखिए श्री गंगानगर का दक्षिणी भाग बीकानेर, चूरू और नागौर के मध्य के क्षेत्र को कहा जाता है। ठीक है। तो निम्न में से इसे किस नाम से जाना जाता है? ठीक है। तो ये दोस्तों आपको यहां देखना है, क्या इसे योध्य प्रदेश के नाम से, क्या इसे मारवाड़ के नाम से, क्या इसे मेवाड़ के नाम से या फिर इसे थली के नाम से। तो दोस्तों याद रखना इसे किसके रूप में? देखिए अगर नाम आ जाए गंगानगर, बीकानेर, चूरू और नागौर के मध्य के क्षेत्र को थली के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? थली के नाम से जाना जाता है। अगर योध्य नाम आ जाए तो श्री गंगानगर तो है लेकिन इसके साथ कौन सा जिला जुड़ेगा? हनुमानगढ़ जुड़ेगा। कौन जुड़ेगा? हनुमानगढ़ जो जिला है श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ के आसपास पंजाब से लगता हुआ जो क्षेत्र है उसे योध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहां निवास करने वाले जो लोग थे वो युद्ध प्रिय लोग थे, इसलिए इसे योध्य प्रदेश के रूप में पहचान
मिली है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन का आंसर जो दोस्तों वो क्या है, थली है, क्योंकि गंगानगर, बीकानेर, चूरू, नागौर के मध्य के क्षेत्र को थली के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से नवाबों की नगरी के उपनाम से जाना जाता है, कि निम्न में से वह कौन सा जिला है जिसे नवाबों की नगरी के रूप में पहचान मिली है? तो वह कौन है? टोंक है। वो कौन है? टोंक को नवाबों की नगरी या नवाबों का शहर कहा जाता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से नवाबों का शहर है तो कौन है? टोंक। नवाबों की नगरी है तो कौन है? टोंक को कहा जाता है। अजमेर राजस्थान का हृदय स्थल है। कोटा को दोस्तों हम क्या कहेंगे? राजस्थान का कानपुर कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का कानपुर। उद्योगों का शहर और शिक्षा नगरी के रूप में पहचान मिली किसे? कोटा को मिली है। धौलपुर का पुराना जो नाम है वो दोस्तों कोठी के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, इस तरह अजमेर राजस्थान का क्या है? हृदय है। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से स्वर्ण नगरी के नाम से पहचाना जाता है। देखो दोस्तों, जोधपुर को कहा जाता है सूर्य नगरी। क्या कहा जाता है? सूर्य नगरी कहा जाता है। लेकिन अगर नाम आ जाए स्वर्ण नगरी, देखिए आधा से आता है, स्वर्ण नगरी आता है तब तो जोधपुर है। स्वर्ण नगरी या सूर्य नगरी तब तो कौन है? जोधपुर। लेकिन स्वर्ण नगरी नाम आ जाए, सु पूरा आ जाए तो कौन होगा? जालोर होगा। तो कौन होगा? जालोर को राजस्थान की स्वर्ण नगरी के रूप में इसे जाना जाता है, पहचाना जाता है। ठीक है, तो इस बात का दोस्तों आप ध्यान रखिए। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपको ये चैनल कैसा लगा मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों इसी के साथ ही मैंने आपको बार बार कहा है, ऊपर लिखा नंबर, अगर आपके पास कोई बड़ा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप या फिर कोई बड़ा एजुकेशन ग्रुप है उसमें आप मुझे ऐड करें ताकि मैं विद्यार्थियों के लिए प्रतिदिन वीडियो बनाकर डाल सकूं। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।